हमारे इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि हमारे संविधान का संशोधन यानी अमेंडमेंट कैसे किया जा सकता है। उसमें हम लोगों ने देखा स्पेशल मेजॉरिटी का केस, कैसे संविधान के फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है पर बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़े दोस्तों, आए क्या है, आर्टिकल्स रिलेटेड टू द फिनांस एंड टैक्सेस। जो भी फिनांस और टैक्सेस का केस है वो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लेजिस्लेशन है सेंट्रल लेवल पे, उसके लिए दो हाउसेस है। यानी कि हमारा लेजिस्लेचर कैसा है, सेंट्रल लेवल पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें दो हाउसेस है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। जब भी किसी बिल को लॉ बनना होता है दोस्तों, तो उसे दोनों हाउसेस से अप्रूवल की जरूरत होती है। पर जब बात करते हैं हम मनी बिल की, तो उसे सिर्फ लोकसभा से अप्रूवल की जरूरत होती है, वो भी सिर्फ 14 दिनों के अंदर। राज्यसभा अप्रूव ना भी करे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आगे बढ़े दोस्तों, पहला क्या है, आर्टिकल 265 यानी अनुच्छेद 265। ये क्या कहती है, नो टैक्स शैल बी लेविड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। भारत में कोई भी टैक्सेस गवर्नमेंट के अलावा यानी लॉ के बगैर नहीं लिया जा सकता। स्टेट्स दैट नो टैक्स शैल बी लेविड एक्सेप्ट अंडर लॉ पास बाय द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है उसी के अकॉर्डिंग लॉ टैक्सेस लिए जाते हैं। दोस्तों टैक्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा कौन सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिसमें जो पावर ऑफ जो जो प्रेशर होता है और जो टैक्स अप्लाई हुआ है दोनों एक ही इंसान पे होता है। जैसे कि मैं कुछ कमा रहा हूँ, मान लीजिए मेरी सैलरी 35 लाख रुपए है, तो मैं 30% स्लैब में आता हूँ। तो जो भी मेरी सैलरी का इनकम है तो कमा तो मैं ही रहा हूँ, यानी प्रेशर भी मुझे पड़ा टैक्स भरने का, और भर भी कौन रहा है, मैं ही, तो उसका मैं 30% दे रहा हूँ। दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस दोस्तों वैसे टैक्सेस होते हैं जो जिस पे प्रेशर किसी और पे होता है और भरता कोई और है। मान लीजिए मैं किसी होटल में गया और वहाँ चिली पनीर ऑर्डर किया। चिली पनीर का प्राइस कितना दोस्तों, 200 रुपये, ठीक। तो 10% का टैक्स लगता है, ठीक, तो वो कितने हो गए, 220 रुपये। 10% का टैक्स दोस्तों किस पे लगा, होटल पे। भर कौन रहा है, जो खाने आया। समझ में आया, यही होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। आगे बढ़े दोस्तों, आर्टिकल 269 अनुच्छेद 269, टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्सेस लगती है दोस्तों, वो लगाती यूनियन है पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। डील्स विद टैक्सेस लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द स्टेट्स। राज्य उसे कलेक्ट करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगला क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 280 यानी आर्टिकल 280, फिनांस कमीशन। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, फिनांस कमीशन की स्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है। प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फिनांस कमीशन टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। दोस्तों जो भी गवर्नमेंट के पास पैसे आती हैं, गवर्नमेंट के पास, आपको पता होगा अगर आपने कभी गवर्नमेंट बजट पढ़ा हो, तो गवर्नमेंट का जो भी पैसे आता है उसके एसेट से आता है, वो जो टैक्स चार्ज करती है उससे आता है। बहुत सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होते हैं, जैसे फाइन्स हो गए, लोन हो गए, ग्रांट्स हो गए। तो जो भी गवर्नमेंट के पास फंड इकट्ठा हुआ है उसका एलोकेशन कैसे होगा, कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, कितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। कुछ राज्य को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जो कि आपको पुअर मेनली जो क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं कि जो कुछ राज्य पिछड़े हैं उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, कुछ राज्य को कम पैसे मिलते हैं, ठीक। उसका कौन डिसीजन लेता है दोस्तों, फिनांस कमीशन। प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फिनांस कमीशन टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। आगे बढ़े दोस्तों, अनुच्छेद 301 अनुच्छेद 292 यानी आर्टिकल 292, इसे कहता है बोरोइंग बाय द यूनियन। यूनियन कैसे लोन ले सकता है, अलाउज द यूनियन टू बोरो मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो भी यूनियन है वो लोन ले सकती है बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द क्या कहते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के हिसाब से। दोस्तों आपको पता होगा कि मेनली दो ऑर्गेनाइजेशन आपको इंटरनेशनल लेवल पे लोन दे देती है, वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज भी देती है, एक तो वर्ल्ड बैंक, एक IMF है। वर्ल्ड बैंक जब भी लोन देती है दोस्तों तो प्रॉफिट पे देती है, जब आपको डेवलपमेंट के लिए काम करने जाए। इसे मैं आपको बताना चाहूंगा, 1960 में एक बार इंडिया ने लोन लिया था वर्ल्ड बैंक से बांध बनाने के लिए ऑन द रिवर, इंडस रिवर आई थिंक, आई गेस, ठीक, उस पर लिया था। वही 1990 पे हम लोगों ने लोन लिया था, किससे, IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लिया था, ठीक।
उस समय हम लोगों का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 14 दिनों का भी नहीं बचा था, तो इसके लिए हम लोगों ने लोन लिया था। ठीक, उसके उसी के IMF ने शर्त रखा था कि आपको अपने देश की जो बाउंड्रीज है उसको खोलना पड़ेगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आएगी। LPG क्या है दोस्तों? इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस के जो मैं लेक्चर्स लूंगा उसमें एक्सप्लेन करूंगा। आगे बढ़े दोस्तों, क्या है अनुच्छेद 301 यानी आर्टिकल 301, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, इंश्योर द फ्रीडम ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन इंडिया। भारत में कोई भी इंसान को आज़ादी है कि वो जाए कहीं भी बिजनेस स्टैब्लिश कर सकता है, कहीं भी कोई सामान खरीद सकता है, बेच सकता है। ठीक है दोस्तों, ये रही फाइनेंस की बातें। अब बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल्स रिलेटेड टू द इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक दोस्तों, जो भी इसमें हम लोग बात करेंगे उन आर्टिकल्स की क्या कहते हैं जो कि इमरजेंसी के रिलेटेड होते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो इमरजेंसी होता है उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहाँ से लिया है? जर्मनी से। कहाँ से लिया दोस्तों? जर्मनी से लिया है। दोस्तों, हमारे देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा या फिर लागू करने का हक सिर्फ एक के पास है, वो है राष्ट्रपति। और दोस्तों, घोषणा कोई भी कर सकता है पर लागू करने का हक किसे दिया गया है? सिर्फ राष्ट्रपति को। दोस्तों, ऐसे 3 आर्टिकल से टोटल, आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 यानी आर्टिकल 352, 356 एंड 360। 352 डील्स विथ, आर्टिकल 352 का डील कर किसे डील करता है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, empowers the president to declare an emergency in the case of war, external aggression और armed rebellion। प्रेसिडेंट को ये पावर दिया जाता है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं किन केसेस में? जब वॉर का कंडीशन हो, लाइक इंडिया का आपको याद होगा 1947 में एक वॉर हुआ था, या फिर 1948 उसको कह सकते हैं, उसको मान चलिए 1948 आप कहिए, तो पाक वॉर हुआ था। 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था। एक और 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ था। एक और 1966 में इंडो चाइना वॉर हुआ था। एक 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ था। एक 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। ठीक, ये मेनली कुछ वॉर्स है जो आपको मैं इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस के लिस्ट में डिस्कस करूंगा। उन कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सके। दूसरा क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल की बात होती है आर्टिकल 356 में, प्रोविजन इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। जब भी किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो, संविधान यानी देश के आईन का कोई अवहेलना करे, कोई उसको पार करे, तो ब्रीच हो, तो प्रेसिडेंट चाहेंगे तो उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और उसकी जगह क्या आ सकते हैं? प्रेसिडेंट रूल आता है। ठीक, इसमें गवर्नर का ये बहुत रोल होता है, वही प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीच हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन सही से काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, गवर्नर को एडवाइस करता है हाई कोर्ट और प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, द मैटर ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, empowers the president to dissolve the state government and impose president rule। ठीक, अगला दोस्तों क्या है? अनुच्छेद 360, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए होता है। प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, empowers the president to declare a financial emergency in the case of a threat to the financial stability of India। जब भी देश में आर्थिक संकट आए, रिसेशन का टाइम हो, तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्या दोस्तों? आर्टिकल रिलेटेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ठीक, DPSP की बात हो रही है दोस्तों। DPSP होते क्या है? DPSP दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आते हैं और आर्टिकल 36 से 51 के बीच में होते हैं। कौन से? 36 से 51 के बीच में। ठीक दोस्तों, जब हमारा संविधान बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक बात बहुत ध्यान से रखा था कि हमारा संविधान इक्वली रिजिड हो और इक्वली फ्लेक्सिबल हो, दोनों फंक्शन हमारे संविधान में हो। इसका मतलब कोई भी हमारे संविधान को आराम से अमेंड भी ना कर सके, पर जब जरूरत लगे, तो सोसाइटी की नीड हो, तब उस संविधान को अमेंड किया जा सके। उसके लिए दोस्तों DPSP रखे गए। बहुत सारे ऐसे मन थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमारे देश को देना चाह रहे थे। जैसे कि हमारे देश की पहली हेल्थ मिनिस्टर अमृत कौर का ये मानना था कि देश में राइट टू हेल्थ हो। जो हमारी पहली देश की हेल्थ मिनिस्टर कौन थी? अमृत कौर। उनका ये मानना था कि देश में राइट टू हेल्थ हो, यानी कि जो भी लोग हो
उसकी स्टेट की जिम्मेदारी हो, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो कि उनकी देख रेख या फिर कोई भी हेल्थ कंडीशन में स्टेट उनका फ्री में इलाज करे। पर ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि देश के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे। तो ये कहा गया कि इसको डीपीएससी में डाल दिया गया कि जब भी स्टेट को ऐसा लगे कि वो काबिल है इसके कि इस चीज़ को फंडामेंटल राइट में डाल सके, तो वो डीपीएसपी से उठा के फंडामेंटल राइट्स में डाल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐसा सोचा कि जब भी कोई स्टेट एबल होगी तो कोई ना कोई डीपीएसपी उठा के उसे फंडामेंटल राइट बना देगी। डीपीएसपी दोस्तों तो क्या करती है, गांधीयन सोशलिज्म को, नेहरू के सोशलिज्म को, अंबेडकर के कुछ विजन को, डीपीएससी मेनली गांधीयन सोशलिज्म का बहुत माना जाता है कि जो महात्मा गांधी के विजन था कि काउ स्लॉटरिंग बैन हो जाए, विलेज पंचायत हो जाए। दोस्तों एक बहुत बड़ा डिबेट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में, एक गांधीयन सोशलिज्म के बीच में और अंबेडकर के बीच में। दोनों के बीच में पर्सनली कोई द्वंद्व नहीं था, बस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। लोग बोलते हैं अंबेडकर वर्सेस गांधी, बस क्या कहते हैं, विचारों की क्या कहते हैं, उन लोग की मध्यस्थता नहीं बन पा रही थी, वो लोग थोड़े डिफरेंस थे आइडियोलॉजिकली। और एक डेमोक्रेसी में ये बहुत ज्यादा ठीक होता है। गांधी जी का ये मानना था कि स्टेट को ये इंश्योर करना चाहिए कि गांवों को उनको फंड दे देना चाहिए और गांव अपने मुताबिक अपने आप को चलाएं। अंबेडकर इसके खिलाफ थे कि गांवों को इतनी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं रखना चाहिए, हमारे देश में एक सेंटर को स्ट्रांग बनना चाहिए। क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अंबेडकर का ये मानना था कि गांव में अभी उतनी सशक्तता नहीं हुई है, अभी उन लोगों के विचार इतनी खुली नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें पैसे दे दिए जाए तो फिर से कास्टिज्म फैल सकता है, फिर से कोई एक क्लास किसी क्लास पे बढ़ चढ़ के रह सकती है। तो दो अलग विचार हैं, दोनों की अपनी बात, कुछ गलत है कुछ सही है, दोनों विचारों को पढ़िए, आगे बढ़िए। पहला क्या है, आर्टिकल 36 से बात होता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डिफाइंस द स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी के अनुसार राज्य क्या है, स्टेट क्या है, इसकी बात हो रही है। फिर आता है आर्टिकल 39, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। कुछ ऐसे प्रिंसिपल हो गए जो स्टेट को मानना होगा, जैसे कि इक्वल पे फॉर वर्क, और दूसरा क्या है, एडिक्वेट लाइवलीहुड। दोस्तों एडिक्वेट लाइवलीहुड में मेनली कुछ चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट को इंश्योर करनी है कि हर एक इंसान के पास हो, जैसे कि खाना, पानी, छत, ऐसी बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट लाती भी है, जैसे कि अन्न धन योजना। फिर आपको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे और योजनाएं, ऐसे घर बनाते हैं लोग, घर देते हैं। पानी के लिए मेक श्योर करते हैं कि इरिगेशन में मेथड्स हो, उसके लिए आपको क्या कहते हैं, सॉरी वो अन्न धन योजना, वो अंत्योदय योजना थी, माई मिस्टेक। आगे बढ़ते दोस्तों। दूसरा क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जो भी किसी इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हो उसमें इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि कोई किसी का जेंडर का है, कास्ट क्या है। अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कोई और भी पढ़ा रहा है, तो हमारी सैलरी क्या होगी, इक्वल होगी, कोई बायसनेस नहीं होगा। या फिर कोई और इंस्टीट्यूशन में जाए कि कोई लड़की काम कर रही है, फिर कोई और अदर कास्ट का है, कोई और रिलीजन का काम कर रहा है, उसके पे स्केल में हमारा डिफरेंस ना हो, अगर हमारा काम इक्वल हो। वहीं अगर कोई सीईओ है और कोई क्लर्क है तो उसके सैलरी में डिफरेंस होगा ही होगा। आगे बढ़ते दोस्तों। आर्टिकल 40 ये विलेज पंचायत की बात करता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत डायरेक्ट द स्टेट टू ऑर्गेनाइज पंचायत एट वेरियस लेवल्स। अगर कोई यूपीएससी प्री की तैयारी कर रहा है तो बता दो, ये गांधी सोशलिज्म के फिलोसफी पे आता है। गांधी जी का मानना था स्टेट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे। यूपीएससी में गांधी जी की आइडियोलॉजी को बहुत ध्यान से रखा गया था कि संविधान को जो बनाने वाले थे उनमें बहुत लोग एक कहते हैं गांधी जी के फॉलोअर्स थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, आर्टिकल 44। आज के समय में देश के सबसे जो क्या कहते हैं एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो रखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कॉज फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड अक्रॉस इंडिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों क्या होता है, तो अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं कि हर रिलीजन का अपना कुछ पर्सनल लॉज होते हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है, जो मुस्लिम्स होते हैं उनका अपना शरिया लॉ होता है। आपको बता दो दोस्तों कि हिंदू रिलीजन में जो सनातन धर्म है उसमें डाइवोर्स नाम का कोई शब्द नहीं। हमारे धर्म में माना जाता है कि जन जन्मांतर का 7 जन्म का रिश्ता होता है, बट हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसमें डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है कि कोई दो लोग अगर चाहें तो साथ में अगर उनकी अनबन हो रही है तो वो अलग हो सकते हैं। अलग होने पे जो कमा रहा था उससे क्या कहते हैं कुछ एलुमनाई या फिर अपने शेयर का हिस्सा या फिर मंथली कुछ रिक्वायरमेंट उसे फुलफिल करनी होती है। ठीक, इस्लाम में ये अलग है। तो शरिया लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, हाँ हिंदू रिलीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक टाइम पे एक ही शादी कर सकते हैं। शरिया लॉ का कैसा है कि आप 4 शादी कर सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों बात ये कि अगर कोई इंसान 4 शादी कर रहा है, ठीक, तो मान लीजिए कमाई 10 रुपए है, अगर उसने चारों से डाइवोर्स ले लिया तो सबको 1/10 बस क्या कह देगा, अपने कमाई का 1/10 हिस्सा देगा।
तो इसको भी एक 1 रुपये देगा, इसको भी 1 रुपये, इसको भी 1 रुपये, 4 लोग 1 रुपये देगा। तो उसको ध्यान देने की बात है, क्या अगर मैं इसको 10,000 भी मानूं तो 1,000 में क्या आज के समय में किसी का पालन पोषण हो पाएगा? तो ना होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये इंश्योर करेगा कि शादी, डाइवोर्स, जितने मुद्दे हैं जो पर्सनल लॉज हैं वो सारे हट जाएं और सबके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, सबके लिए एक ही लॉ हो और लॉ की नज़रों में सब कोई बराबर हो। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होंगे, जैसे आपने सुना होगा शाहबानो केस के बारे में 1986 में। वो अलग एक मुद्दा है, मैं कभी आपको शाहबानो केस के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा दोस्तों। क्योंकि अब लीगल स्टडीज का पेपर हट चुका है, तो जितने भी बच्चे बीए के एंट्रेंस दे रहे हैं और जितने भी लोग लीगल एलएलबी के लिए कहते हैं एंट्रेंस दे रहे हैं, उन सबका सिलेबस एक ही हो चुका है। तो ऐसा बहुत स्पेकुलेशन किया जा रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस लीगल बेस्ड होंगे, लीगल किसी से क्वेश्चंस नहीं होंगे तो आर्टिकल बेस्ड हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट केसेस, केशवानंद भारती केस, इंदिरा सवानी केस, गोलकनाथ केस, ऐसे दोस्तों मैं यूट्यूब पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ इंडियन जुडिशरी, जो टॉप 10 इंपॉर्टेंट केसेस रहेंगे, उनके लिए मैं आपको लेक्चर लेकर आऊंगा। आगे बढ़े दोस्तों। आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48 क्या बात करता है दोस्तों? अनुच्छेद 48 ये कहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री प्रमोट्स सब्सटेंसिबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड एनिमल हस्बेंड्री। देश में एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसको भी ध्यान दिया जाएगा कि एग्रीकल्चर में हेल्प हो, और क्या कहते हैं इसको प्रमोशन मिलेगा बहुत ज़्यादा। एनिमल हस्बेंड्री मेनली लोग क्या कहते हैं, जो लोग मुर्गी पालन करते हैं या फिर डेयरी फार्मिंग करते हैं उसकी बात होती है। आगे बढ़े दोस्तों। आर्टिकल 51A ये एक ऐसा डीपीएसपी है जो कि फंडामेंटल राइट्स बन चुका है। फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे स्टेट आपको कुछ मौलिक अधिकार देते हैं वैसे कुछ मौलिक कर्तव्य देते हैं, जैसे कि जब ध्वजारोहण हो आपको खड़े होना होता है उसके रिस्पेक्ट में। जनगण मन के वक्त आपको खड़े होना होता है। जो भी स्टेट की प्रॉपर्टी, जैसे कि आप कुतुब मीनार देखने गए तो उस पर रंग नहीं फेंक सकते हैं, उसका प्रोटेक्शन की साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी है। क्या कहता है, लिस्ट द ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन, जो करना होता है। एग्जाम्पल, रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना। आगे बढ़ते दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट डीपीएसपी थे, सबको ध्यान देने की जरूरत है। अगला क्या है, आर्टिकल रिलेटेड टू द जुडिशरी, जो लॉ या फिर जुडिशरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, आर्टिकल 124 ये सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। आर्टिकल 124 क्या कहता है, एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या कहता है, सबको दोस्तों पता होगा कि हमारा देश एक अपीलेट सिस्टम पे, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो अपीलेट सिस्टम पे काम करता है। इसमें एपेक्स यानी हेड कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। उसके नीचे कौन होता है, हाई कोर्ट होता है। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। ठीक, तो अगर कोई केस इसमें नहीं हुआ तो इसमें जाता है, फिर ऊपर अपील होता है, फिर ऊपर अपील सिस्टम पे काम करता है। जुडिशरी का जब मैं लेक्चर लेकर आऊंगा तो आपको इसको अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे बढ़ते दोस्तों, क्या है आर्टिकल दूसरा, हाँ दोस्तों यहाँ बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो दायरे हैं उसमें किसको काम करना है। जब मैं जुडिशरी का लेक्चर लेकर आऊंगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के पावर्स, कौन कौन से आर्टिकल्स उसको लगते हैं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई होते हैं उनकी टेन्योर क्या होती है, सब मैं बता दूंगा अच्छे से। और दोस्तों जैसे ही मैं हमारा क्लासेस खत्म होंगे, जब लेक्चर्स खत्म होंगे, तो मैं आपके लिए हर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी भी सीरीज लेकर आऊंगा। आगे बढ़े दोस्तों। अगला क्या है, आर्टिकल 214 हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स। जैसे कि दोस्तों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट तो सबसे ऊपर होती है, फिर दूसरा क्या किस पे आता है, हाई कोर्ट फॉर स्टेट। हर राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा, गलत, हर राज्य का अपना हाई कोर्ट नहीं हो सकता है। किन्हीं 2 राज्यों के एक हाई कोर्ट भी हो सकते हैं, पर जैसे कि किन्हीं 2 राज्यों के एक गवर्नर भी हो सकते हैं, पर इंश्योर किया जाएगा कि एक हाई कोर्ट के अंदर एक या फिर 2 स्टेट हो। जैसे बिहार का अपना हाई कोर्ट पटना में है, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में, वेस्ट बंगाल कलकत्ता में, वैसे हर जगह के अपने हाई कोर्ट होते हैं। ठीक, आगे बढ़े दोस्तों। आर्टिकल 226 इसमें रिट्स की बात होती है। पावर्स ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स। रिट्स क्या होता है दोस्तों, रिट्स 5 तरह के रिट्स होते हैं, जो कि जब भी आपका फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होगा तो कोर्ट्स इशू करते हैं। रिट्स जितने भी तरह के होते हैं मैं आपको जुडिशरी में एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो जुडिशियल कॉन्सेप्ट है, अगर मैं उसे यहीं एक्सप्लेन करने लगूँ इसी लेक्चर में तो लेक्चर का विथ बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं उसे जुडिशरी लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। एम्पावर्स हाई कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड अदर पर्पसेस। जब भी स्टेट को यानी जब भी जुडिशरी को ऐसा लगेगा किसी इंसान का फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है, आपको बता दूं दोस्तों
फंडामेंटल राइट्स या फिर लोगों के मौलिक अधिकार को बहुत बैकिंग मिलती है लॉ की। किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो, सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है और हाई कोर्ट की पावर है, हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है कि रिट इशू कर सके। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्या है? आर्टिकल 32, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कि दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल, ये हमारे क्या कहते हैं, संविधान का हार्ट एंड सोल है, दिल और आत्मा है। आर्टिकल 32 दोस्तों बात करती है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की। इसमें द राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। किसी भी अगर इंसान का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो डायरेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो 26 से हाई कोर्ट रिट इशू करती है और आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आपको पूछा जाएगा कि विच ऑफ द आर्टिकल वाज टर्म्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय भीमराव अंबेडकर, और आपके ऑप्शन में आएगा आर्टिकल 1, आर्टिकल 32, आर्टिकल 44, आर्टिकल 324। आपको इसको लगाएंगे आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्या है? आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी क्या होगी? देखिए दोस्तों, जो हमारा गवर्नमेंट है ना, वो एक बॉडी है जो कि बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना है। देयर मेनली 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी को ये पावर दी गई है कि वो अलग रहेंगे किससे? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से। वो सुप्रीम होंगे, उनके काम में कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता है। दिस इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ कुछ आर्टिकल रिलेटेड टू द एग्जीक्यूटिव्स है। एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है, जो कि क्या कहते हैं, आपको कार्यपालिका की बात हो रही है। जो भी मेनली आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी बात हो रही है। वो लोग क्या क्या डिसीजन कैसे कैसे ले सकते हैं, ठीक। आर्टिकल 52 क्या कहता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देश के राष्ट्रपति के बारे में बात करता है। डिफाइंस द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि प्रेसिडेंट का ऑफिस कार्यकाल कैसे होगा, कितने साल के लिए होंगे, क्या मिनिमम एज होगी, क्या सैलरी होगी, इनकी बात होती है, ठीक। आर्टिकल 53, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के क्या पावर्स हैं, जो भी राष्ट्रपति है उनके क्या क्या पावर्स होंगे, उनके बारे में बात होगी। स्टेट्स दैट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ठीक। प्रेसिडेंट को क्या क्या पावर्स दी गई हैं, फाइनेंशियल पावर क्या क्या है, इमरजेंसी के पावर्स क्या क्या हैं, वो कैसे इंटरनेशनल फोरम्स को इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में बात होती है। अगला क्या है? अनुच्छेद 61 यानी आर्टिकल 61, प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाता है। इम्पीचमेंट के बारे में मैं आपको क्या कहते हैं अभी भी बता सकता हूँ कि जब भी इम्पीचमेंट लाना होता है तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है? प्रूव करना होता है कि इम्पीचमेंट की जरूरत है कि नहीं। तो उसमें 1/3 मेंबर्स जब बोलते हैं कि इम्पीचमेंट लाना है, ठीक, उसके बाद प्रेसिडेंट को 14 दिन का टाइम दिया जाता है। फिर प्रेसिडेंट की एक स्पीच होती है, उसके बाद वोटिंग होती है, और लोकसभा और राज्यसभा के प्रेसिडेंट मेंबर्स में से 2/3 मेंबर्स जब वोट कर दें तब इम्पीचमेंट होता है। और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीचमेंट हुआ होगा, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की कोई लॉ को या फिर राइट को तोड़ा होगा, तभी इम्पीचमेंट आ सकता है। सीना दोस्तों, आज तक हमारे इतिहास में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। हाँ, प्रेसिडेंट 2 टेन्योर, अब 2 ऐसे प्रेसिडेंट रहे जो अपने टेन्योर के दौरान ही हट गए, उसके कारण था उनकी मृत्यु। 2 ऐसे प्रेसिडेंट थे, कौन कौन से थे? सबसे पहले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे, और दूसरा क्या थे? फखरुद्दीन अली अहमद। दोस्तों, जाकिर हुसैन साहब एक आज के समय में एकमात्र जीके के क्वेश्चन बन के रह गए कि पहले ऐसे प्रेसिडेंट जो कि अपने कार्यकाल में मर गए, और या फिर क्या कहते हैं पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट। जाकिर हुसैन एक जीके के सवाल नहीं है, याद रखिएगा। कभी मौका मिले तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जानिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनके नाम पे एक कॉलेज है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज। एक बहुत ही बड़े एजुकेशनल रिफॉर्मर, बहुत अच्छे वक्ता, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। कभी जाकिर हुसैन के बारे में जरूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। डिस्क्राइब द प्रोसेस टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, किसे प्रेसिडेंट को हटाना है। फिर क्या है? आर्टिकल 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था दोस्तों कि राष्ट्रपति को एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको एडवाइस करते हैं? प्रेसिडेंट को, और वो डिसीजन लेते हैं। पर अगर प्रेसिडेंट को लगा कि ये एडवाइस गलत है तो उसको क्या करेंगे? रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे कि आप लोग दोबारा देखो। पर अगर दोबारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कह दिया कि नहीं ये ठीक है, तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू टेक दैट डिसीजन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट directs the president to act according to the advice of the council of ministers। आगे बढ़े दोस्तों, आर्टिकल 153, गवर्नर ऑफ अ स्टेट।
जैसे दोस्तों सेंटर पे आपको सेरेमोनियल हेड प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे स्टेट में भी एक सेरेमोनियल हेड होते हैं। कौन होते हैं? गवर्नमेंट यानी कि राज्यपाल। ठीक। गवर्नर ऑफ अ स्टेट प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ इन ईच स्टेट। हर स्टेट में गवर्नर होते हैं, दो स्टेट के गवर्नर भी हो सकते हैं। ठीक। आर्टिकल 164, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिफाइंस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे कितने सारे क्या कहते हैं आपको चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, उस पर भी हर राज्य की अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसकी होती है। इसके बारे में बात हो रही है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्या है? आर्टिकल रिलेटेड टू द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव प्रोविजंस। ठीक, जो भी क्या कहते हैं पार्लियामेंट के बारे में और जो भी लेजिस्लेशन के प्रोविजंस होते हैं उसके बारे में बात हो रही है। ठीक, सबसे पहले क्या आता है? आर्टिकल 79। आर्टिकल 79, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट डिफाइंस द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एज कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। जैसे मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट के तीन हिस्से हैं, कौन कौन है दोस्तों? पहला लोकसभा, सॉरी प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। दोस्तों लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं? लोअर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लोअर हाउस, और हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। फिर आता है दोस्तों राज्यसभा। दोस्तों राज्यसभा का हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं और अपर हाउस भी कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट, स्टेट्स, और अपर हाउस भी कहते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, आर्टिकल 81। आर्टिकल 81, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा। आपको पता है जैसे मैंने कहा कि क्या राज्यसभा का काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, तो हर राज्य से कुछ कुछ क्या कहते हैं आपको चुन के जाते हैं राज्यसभा में। डिस्क्राइब द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द राज्यसभा। हर राज्य के अपने फिक्स सीट्स होते हैं राज्यसभा में। अगला क्या है? आर्टिकल 101, वैकेशन ऑफ क्या सीट्स इन क्या कहते हैं पार्लियामेंट। जब भी कोई वैकेंट सीट होगी के बारे में बात हो रही है। प्रोवाइड्स फॉर वैकेशन ऑफ सीट्स बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन द केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। जब भी कोई एक मेंबर खाली होता है, उसका जब डिस्क्वालिफिकेशन होता है या फिर कोई हट गया, फिर किसी की मृत्यु हो गई, तो वो कैसे उसको अगले 6 महीने में उसको बाई इलेक्शन होता है, उसके बारे में बात हो रही है। आगे बढ़े दोस्तों, आर्टिकल 110, ये मनी बिल के बारे में होगी। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल डिफाइंस व्हाट कंस्टिट्यूट्स द मनी बिल। मनी बिल क्या होता है, उसके प्रोविजन क्या होगा होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। आगे बढ़ते दोस्तों, आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 दोस्तों क्या बात करता है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इश्यू ऑर्डिनेंस, एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इश्यू ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। प्रेसिडेंट का जब मन हुआ तो ऑर्डिनेंस के लिए बुला सकते हैं लोगों को। ठीक, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि जब भी वो मन किया तो उन लोगों को बुला सकते हैं किसी भी एक जॉइंट सेशन के लिए। आगे बढ़े दोस्तों, आर्टिकल 124, ये सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में हो रही है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ये नहीं बताऊंगा। अगला क्या है? आर्टिकल 145, रूल्स ऑफ कोर्ट्स एक्सेट्रा इन द सुप्रीम कोर्ट डील्स विद द रूल्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक ठीक। अगला क्या है दोस्तों? आर्टिकल्स रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे पक्का 2-3 क्वेश्चन फंसता है आपका। अलग अलग क्या कहते हैं आपको सेट्स में, इसमें से फंडामेंटल राइट्स में से क्वेश्चन दिख सकते हैं। दोस्तों फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 में होता है, और फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए से लिया है। ठीक, पहले बात करते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या कहते हैं दोस्तों? डेफिनेशन ऑफ स्टेट डिफाइंस द टर्म स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के अनुसार स्टेट क्या है? ठीक, पहला आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ की नजरों में सब लोग एक ही हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे वो कोई अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, किसी भी रिलीजन का हो, कास्ट का हो, कलर का हो, रेस का हो। लॉ की नजरों में इक्वालिटी बिफोर लॉ कहते हैं, लॉ की नजर में सब लोग इक्वल हैं। ठीक, गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। अगला क्या है? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक, आर्टिकल 15 क्या कहता है? कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, और सॉरी आर्टिकल 15 क्या कहता है? कोई भी डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करेगा। पर दोस्तों इसी में का एक सब क्लॉज है कि कुछ क्या कहते हैं स्पेशल कास्ट को, या फिर क्या कहते हैं केसेस में कुछ स्पेशल कास्ट को अलग वर्ग है, उसे रिजर्वेशन दिया जाता है टू अफलिफ्ट देम, ताकि उन्हें इक्वल फील कराया जा सके। ठीक, अगला क्या है? आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करती है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इंश्योर्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सारे लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, स्टेट किसी में डिस्क्रिमिनेट ना करे। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 17
अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इस पे बहुत ज़्यादा जोर देने की जरूरत है। अनुच्छेद 17 से ये इंश्योर किया गया कि अगर आप किसी के साथ छुआछूत का करते हैं कि आप मेरे से टच मत होइए, आप मेरे कप में चाय नहीं पी सकते, आप सिर्फ मंदिर में नहीं जा सकते, तो फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन होगा। किसी भी इंसान का फंडामेंटल राइट्स कभी वॉयलेट नहीं करना चाहिए। दोस्तों छुआछूत एक अभिशाप था हमारे देश पे, सर्टेन कास्ट का इतना क्या कहते हैं दबाव डालना किसी कास्ट पे। तो भीमराव अम्बेडकर को तो उस क्लास में बैठने भी नहीं दिया जाता था जहाँ उनके दोस्त बैठ कर पढ़ा करते थे। तो इस अनटचेबिलिटी का हटना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे अच्छा चीज। अगला है आर्टिकल 19। दोस्तों आर्टिकल 18 भी था, आर्टिकल 18 भी मैं आपको बताइए तो जब बता ही रहा हूँ। आर्टिकल 18 क्या कहता है? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जितने भी टाइटल्स आपको जनरेशन वाइज मिले हैं, फ्री में मिले, जैसे कि राजाधिराज, दूसरा क्या हो गया महारानी, महाराजा, ये सब हट जाए। और जो टाइटल्स हैं जो आपकी डिग्री पे से डॉक्टरेट की हो गए, लेफ्टिनेंट, कर्नल, प्रोफेसर, ये सब क्या होंगे? ये टाइटल सबके साथ रहेंगे जो आपको एजुकेशन से मिले होंगे। जैसे कि पंडित, पंडित एक टाइटल है जो आपको एजुकेशन में मिलता है। बहुत लोग पंडित टाइटल को ये समझ देते हैं कि पंडित एक कास्ट होती, नहीं। पंडित बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान तो इस्लाम को के थे, तो वो कैसे पंडित हुए? वो ब्राह्मण कैसे हुए? पंडित मतलब वो होते थे पहले लोग जो किसी भी एक विषय के महारथी होते थे, तो उनको हम लोग पंडित कहते हैं। पंडित बिस्मिल्लाह खान, ऐसे बहुत सारे लोग होता करते थे। ठीक, आगे बढ़ते थे दोस्तों। अगला क्या? आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब अभिव्यक्ति की आज़ादी को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ही हम लोग कहते हैं आर्टिकल 19। के बाद होती है गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट एंड रेजिडेंस। कोई भी इंसान अपनी बातें कह सकता है, पर ध्यान देने की बात यह है कि वो डेरोगेटरी ना हो, ऑब्सीन ना हो और किसी के लिए डिसरिस्पेक्टफुल ना हो। ठीक, दूसरी बात, असेंबल कर सकता है। यहाँ भी एक लॉ है कि आप हथियार के साथ असेंबल नहीं हो सकते, कि अपने 1000 लोग असेंबल होकर कोई बात कर रहे हैं और वहाँ गन आप नहीं रख सकते कि सब लोग हथियार के साथ असेंबल हुए, ये भी गलत है। ठीक, मूवमेंट कहीं भी आप चल सकते हैं, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, एनजीओज बना सकते हैं, कोई ग्रुप्स बना सकते हैं और रेसिडेंस कहीं भी जाकर रह सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये आर्टिकल 19 का ही देन है कि आप आज आप लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, मेरे पास मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि मैं अपने विचारों को आपके सामने रख सकता हूँ। इसलिए इस अनुच्छेद का आप लोगों को बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। आगे बढ़े दोस्तों। अगला क्या है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 दोस्तों क्या कहता है? राइट टू लाइफ की बारे में बात होती है इसमें। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, protects the life and personal liberty except according to the procedure established by law। ठीक, जब भी किसी को क्या कहते हैं हर इंसान को एक पर्सनल लिबर्टी की क्या कहते हैं लिबर्टी का अधिकार दिया गया है, जिसको जबरदस्ती डिटेन नहीं किया जा सकता। ठीक दोस्तों, आर्टिकल 21 का एक सब क्लॉज है आर्टिकल 21A जो राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, मैं आपको साइड में लिख दे रहा हूँ। आर्टिकल 21A ये एग्जाम में आता है, मैं अलग से आपको लिखवा दे रहा हूँ। राइट टू एजुकेशन, तो क्या बात करता है कि 6 से 14 साल के बच्चों का एकेडमिक्स यानी पढ़ाई गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि मुफ्त में कराए। ठीक, अगला क्या? आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या करती है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। दोस्तों, अगर किसी को भी अरेस्ट किया गया है तो उसके पास ये राइट है कि अगले 24 घंटों में तो घर वालों या फिर लॉयर को इन्फॉर्म करने का राइट होता है उसके पास। ठीक, किसी को भी शक के बिना पे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, उसके लिए उसके पास अरेस्ट वारंट होती है जो कि आपको जजेस इशू करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्या है? आर्टिकल 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, गारंटीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात होती है कि मैं चाहूँ तो क्रिश्चियन बन सकता हूँ, रशियन बन सकता हूँ, जैनिज्म अपना सकता हूँ, बुद्धिज्म अपना सकता हूँ, इस्लामिज्म अपना सकता हूँ, जो मेरी इच्छा है उस हिसाब से मैं अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता हूँ, चूज कर सकता हूँ। आगे बढ़े दोस्तों। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि फंडामेंटल राइट्स में से रिपीट हो गया है, कहते हैं ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है। ठीक, आगे बढ़ते दोस्तों। ठीक, आर्टिकल रिलेटेड टू सिटीजनशिप। दोस्तों, सिटीजनशिप जो है आर्टिकल 5 से 11 के बीच में आता है और सिटीजनशिप के बारे में कुछ लिखा नहीं गया संविधान में, दिखाई गया कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी उसके हिसाब से। ठीक, और जितने भी लॉज हैं वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 पे बने हैं। ठीक, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। एक बार 1987 में अमेंडमेंट हुआ था,
एक बार 2003 में अमेंडमेंट हुआ था, ये अमेंडमेंट हुआ है, पर मेल सिटीजनशिप एक्ट 1955 को ही बेस माना जाता है। ठीक, आर्टिकल 5 क्या कहता है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था तब क्या क्या सिटीजनशिप के रूल्स थे कि कौन कौन होगा, इसके बारे में बात हो रही है। बाद में सिटीजनशिप एक्ट आ गया था 1955 में। आर्टिकल 6 क्या है? राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ अ सर्टेन पर्सन, राइट ऑफ अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक, उनके क्या क्या राइट्स होंगे जो इंडिया से पाकिस्तान में चले गए, उनके बारे में बात हो रही है, क्योंकि उसमें आपको क्या कहते हैं पार्टीशन हुआ था, तो उसके बारे में बहुत ध्यान दिया गया था। आर्टिकल 11 क्या कह सकते हैं? पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन। मैंने क्या कहा था? ग्रांट्स पार्लियामेंट द पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप। जितने भी सिटीजनशिप के रिगार्डिंग लॉज होंगे कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। आई थिंक दोस्तों आज का लेक्चर यही समाप्त होता है, पर एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो यहाँ मेंशन नहीं मैं आपको लिखवाना चाहूंगा, वो क्या है? आर्टिकल 324। कहीं भी खाली पेज यहाँ खाली में लिख दे रहा हूँ आपके लिए। आर्टिकल 324 एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल छूट गया है। आर्टिकल 324 जो किसके बात करता है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन दोस्तों एक ऐसी बॉडी है जो देश में सेंट्रल और स्टेट लेवल का इलेक्शन कराती है, इलेक्शन कमीशन। और हर स्टेट का एक अपना इलेक्शन कमीशन होता है जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराते हैं। ठीक, पहले इलेक्शन कमिश्नर दोस्तों थे हमारे देश के सुकुमार सेन, और अभी के जो इलेक्शन कमिश्नर है वो राजीव कुमार है। दोस्तों आप जब भी एग्जाम देने जा रहे हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा, क्या पता आपके टाइम पे इलेक्शन कमीशन बदल चुके हो। हाल फिलहाल में इलेक्शन हुआ था तो लोकसभा के इलेक्शन के ब्रांड एम्बेसडर थे पंकज त्रिपाठी। मुझे काम था बताना कि आप पता आपके करंट अफेयर्स में। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 2 पार्ट्स में आपके पास लेक्चर है, सारे आर्टिकल्स को पढ़िए, 50 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके पास लिखिए, पेस्ट कर लीजिए अपने दीवार पे, ताकि आप रोज देखते रहें, रिवाइज करते रहें। मेरा नाम है आजाद विमल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।